हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रेमचंद। आज हम देख रहे हैं महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आने वाली क्लास की आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और जिस आप उसका लाभ उठा पाएंगे। आज इसी श्रेणी में हमारा जो नया टॉपिक है वो है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो महाकाव्य और महाकाव्य क्या है, ये सर्गबद्ध होता है, और खंड काव्य और इसकी जो विशेषता है, महाकाव्य की जो विशेषताएँ हैं, उसकी जो मूल विशेषताएँ हम वो भी देखेंगे। इनमें दोनों में, महाकाव्य और खंड काव्य में जो मूल अंतर है वो भी हम स्पष्ट करेंगे और उनके तत्वों पे भी बात करेंगे। जो महाकाव्य के जो तत्व हैं और खंड काव्य के जो तत्व हैं उनके भी हम मूल रूप से स्पष्ट बात करेंगे। तो इसी श्रेणी में अब इस क्लास को शुरुआत करते हैं। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करिएगा। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला देखिए, अब देखिए, साहित्य है और काव्य के भेद और साहित्य का स्वरूप, ये हमें विशेष रूप से पता रहना चाहिए। साहित्य, काव्य के भेद और साहित्य का स्वरूप। ये देखिए, संस्कृत में काव्य को ही साहित्य बोला गया है। तो इसी श्रेणी में साहित्य, काव्य के भेद और साहित्य का स्वरूप, ये एक तरह से हम टॉपिक या इसकी हेडिंग, मेन हेडिंग यही रहेगी। और इसी के अंतर्गत ये महाकाव्य और खंड काव्य को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, साहित्य की, जो साहित्य है और या फिर काव्य के भेद, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, साहित्य के भेद या काव्य के भेद। अब देखिए, साहित्य के भेद की हम बात करें या काव्य के भेद की बात करें तो हम 3 श्रेणियों में देखते हैं कि पहला तो होता है हमारा गद्य और दूसरा होता है हमारा पद्य। देखते थे हम, जो पद्य है और हमारा गद्य है, तो गद्य और पद्य हमें देखना होगा, पद्य या फिर गद्य बोल सकते हैं। इसी श्रेणी में देखेंगे कि और जो पद्य और गद्य मिश्रित जो एक नई विधा जन्म लेती है उसे बोलते हैं हम चंपू, जो वो अर्थात चंपू काव्य। चंपू काव्य क्या है, ये गद्य पद्य मिश्रित बनी हुई एक नई विधा है, जिसे क्या कहते हैं, चंपू काव्य बोलते हैं या मिश्रित काव्य बोलते हैं। ये विशेष पता होना चाहिए कि चंपू काव्य होता है जो गद्य पद्य मिश्रित जो विधा बन के आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, चंपू काव्य बोलते हैं। ठीक, इसी श्रेणी में अब हमें पता होना चाहिए कि पद्य में क्या आता है और गद्य में क्या क्या आता है। ये देखिए, जो पद्य है, पद्य की श्रृंखला क्या है, पद्य की श्रृंखला की हमको 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो उसे प्रबंध काव्य और प्रबंध काव्य, दूसरा है मुक्तक काव्य। पहले में देखिए, प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य में भी कितनी 3 श्रेणियाँ हैं। उसमें देखिए क्या है, पहला है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य और तीसरा है एकांत काव्य। हमें मूल रूप से अभी अध्ययन जो करना है, हमें करना है महाकाव्य और खंड काव्य का अध्ययन करना है। और पद्य में देखें हम, पद्य की जो श्रृंखला है, पद्य की श्रृंखला में आता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में क्या आता है, इसमें ऐसे आता है जो कभी मतलब शतकों के ऊपर जैसे रचना लिखी जाती है, संख्या का नाम देके जो कोई रचना करता है कभी, तो वो मुक्तक काव्य की श्रेणी में आती है। जैसे शतक, शतक, दशक, पचीसी, सतसई, हजारा, बावनी, चालीसा, ये सब ऐसी जो रचनाएँ हुई हैं, ये किस में आएँगी, ये आएँगी आपके मुक्तक पद्य में। ये आपको पता रहना चाहिए। जहाँ संख्यावाची अगर कोई रचना है, संख्यावाची नाम से अगर कोई रचना लिखी हुई है, तो हमेशा वो मुक्तक काव्य होगा। मुक्तक काव्य कैसा होगा, वो पद्यात्मक मुक्तक काव्य होगा। ये हमें विशेष रूप से पता रहना चाहिए। और पद्य में ये हमें पता होना चाहिए कि जो प्रबंध है, प्रबंध काव्य में क्या-क्या आता है। प्रबंध काव्य में सिर्फ़ हमारे 3 विषय आते हैं। मूल रूप से आप याद रखने के लिए 2 ही रखें, महाकाव्य और खंड काव्य। क्योंकि एकांत काव्य तो ये सिर्फ़ एक एकांत काव्य कभी ये मिलता ही नहीं है, अक्सर एक नाम दे दिया गया है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, महाकाव्य और खंड काव्य ये पद्य में जो प्रबंध काव्य है उसकी श्रेणी के अंतर्गत दोनों आते हैं। क्या, पद्य, पद्यति अर्थात प्रबंध हुआ और मुक्तक हुआ। मुक्तक में वो आएँगी जो संख्या से संबंधित ऐसे नाम दे के वो रचनाएँ लिखी गई हैं, वो आएँगी आपकी मुक्तक काव्य में। जैसे शतक, शतक बोले तो 1 शतक हो गया। जैसे दशक, 1 दशक हो गया। जैसे पचीसी, पचीसी रचना मिलती है, सतसई है, सतसई रचना मिलती है, बिहारी सतसई। जैसे कि हजारा और बावनी, चालीसा, हनुमान चालीसा, ऐसी ये जो रचनाएँ मिलती हैं, जो संख्या को इंगित करती हैं, वो मुक्तक काव्य में आती हैं। और प्रबंध काव्य में महाकाव्य और खंड काव्य, ये सिर्फ़ 2 आते हैं। और विशेष रूप से एक को और रख दिया जाता है, नाम दे दिया गया है, जैसे एकांत काव्य। पर ये भी एकांत काव्य किसके, प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम गद्य की। गद्य में क्या होता है, गद्य हमेशा दो दिशाओं में चलता है। इसका एक रहता है दृश्य और एक रहता है श्रव्य। हमें पता रहना चाहिए, जो गद्य है, गद्य में श्रव्य और दृश्य जो विधाएं हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। सबसे बात पहली है कि श्रव्य, जो श्रव्य विधा है वो क्या क्या है। श्रव्य में आती है हमारी कहानी आएगी, उपन्यास आएगा, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, संस्मरण, फीचर, आत्मकथा, जीवनी, यात्रावृत्त, डायरी।
ये सभी क्या होंगी आपकी श्रव्य में आएँगी और दृश्य में हमेशा सिर्फ़ 2 को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो दृश्य अर्थात जो देखने योग्य हो, श्रव्य अर्थात जो ऐसा जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ़ सुन सकते हैं, वो हमारी किस में आएँगी? वो श्रव्य में आएँगी। और दृश्य में क्या आएँगी? सिर्फ़ 2 आएँगी। पहला है एक नाटक है, दूसरा है एकांकी। नाटक अर्थात नाटक को हम देख भी सकते हैं और उसे सुन भी सकते हैं। और एकांकी 1 अंक होता है उसमें, एक तरह से नाटक का ही एक मूल रूप है। वो क्या है? एक अंक जिसमें 1 अंक हो वो क्या है? एकांकी है। जैसे कि 1929 में लिखते हैं एक घूँट किसका एकांकी है? जयशंकर प्रसाद का है, जिसमें सिर्फ़ 1 अंक हो वही क्या है? एकांकी है। और ये आपको ध्यान रखना है एकांकी ये पुल्लिंग शब्द है, ना कि नपुंसकलिंग। ये पुल्लिंग शब्द है ना स्त्रीलिंग है, ये सिर्फ़ पुल्लिंग शब्द है। दृश्य में क्या आता है? नाटक, एकांकी ये 2 चीज़ आती हैं। और श्रव्य में क्या-क्या आता है आपका? कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, संस्मरण, फीचर, आत्मकथा, जीवनी, यात्रावृत्त, डायरी ये सभी हैं गद्य के। और चंपू को तो आपको पता ही है, पद्य, गद्य मिश्रित जो रचना बनती है, वो क्या होती है आपकी? वो होती है आपकी चंपू काव्य या इसे बोल देते हैं हम मिश्रित काव्य। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आइए अपने मूल विषय पर आते हैं हम और यहाँ पे थोड़ा-सा हम आपको परिचित कराना चाहेंगे कि जो पद्य है, पद्य क्या है? पद्य को आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। पद्य, पद प्लस य से बना हुआ है। पद का अर्थ तो होता है छंद, चरण, पैर। पद से बात करें तो पद का मतलब होता है छंद या फिर चरण या फिर पैर। और य अर्थात पद्य, जो पद और य इन दोनों के योग से क्या बना है? पद्य बना है। इसमें पाणिनि की जो परिभाषा है पद्य के लिए बताते हैं, छंद युक्त रचना क्या होती है? पद्य होती है। और नलिन विलोचन शर्मा हैं, वो भी पद्य के लिए परिभाषा देते हैं, बताते हैं, भाव व लय प्रधान रचना क्या होगी? वो पद्य होगी। कहने का तात्पर्य यह है, जो छंद युक्त रचना क्या है? पद्य है। ये कहते हैं पाणिनि जी। क्या छंद युक्त रचना पद्य है? ये कह रहे हैं पाणिनि जी। और भाव व लय प्रधान रचना पद्य है, ये कहते हैं नलिन विलोचन शर्मा। ये विशेष रूप से पता रहना चाहिए पद्य के संबंध में। अच्छा, अब देखिए पद्य के जो भेद होते हैं, पद्य के भी 2 भेद होते हैं। क्या होती हैं? पद्य की भेद की श्रेणी में हम देखें तो पद्य में आएँगे हमें 2 चीज़ मिलेंगी। पहला देखिए प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य हमेशा प्रधनबद्ध अर्थात जो बंधनों से बंधा हो, जैसे बंधा होना और प्रकृष्टता यानी अच्छी तरह। क्या होगा? ऐसा काव्य प्रबंध काव्य वो होगा जो बंधनों से क्या हो? बंधा हुआ हो, ये वो क्या होगा हमारा? वो होगा हमारा प्रबंध काव्य। और ऐसा काव्य जो स्वतंत्र रचा गया हो या रहा हो, जिसे स्वतंत्र रचा गया हो, वो क्या होगा? हमारा मुक्तक काव्य होगा। जैसे जिसमें संख्यावाची शब्द आते हैं, मैंने बताया शतसही हो गया, दशक हो गया, चालीसा हो गया, ऐसी जो रचना है वो कैसी होंगी? आपकी मुक्तक काव्य रचनाएँ होंगी। और प्रबंध काव्य में आपके महाकाव्य और खंड काव्य ये 2 चीज़ आती हैं। जो महाकाव्य सर्गबद्ध होता है, ये विशेषता है उसकी, ये ध्यान रखना है। और खंड काव्य विशेषता क्या है? वो सर्वबद्ध नहीं होता है। हालाँकि ये आपको विशेष रूप से बात रखते हैं। अब देखिए प्रबंध काव्य क्या है? मूल विषय तो यही है हमारा कि प्रबंध काव्य है क्या? प्रबंध काव्य में आइए, प्रबंध काव्य वह रचना जिसके पद परस्पर एक दूसरे से जुड़े हों तथा एक दूसरे पर निर्भर हों, उसे प्रबंध काव्य कहती हैं। जैसे वह रचना जिसके पद परस्पर एक दूसरे से जुड़े हों, मतलब कहने का बात ये है, एक कहानी चल रही है तो वो उस कहानी का जो सारांश है दूसरी कहानी के भाव से जुड़ता हुआ हो, कहने का यही है प्रबंध में। क्योंकि वह रचना जिसके पद परस्पर एक दूसरे से जुड़े हों तथा एक दूसरे पर निर्भर हों, उसे क्या कहेंगे? हम प्रबंध काव्य कहेंगे। ये है प्रबंध काव्य की परिभाषा। अब प्रबंध काव्य के अंतर्गत क्या आता है? महाकाव्य और खंड काव्य। ये 2 मूल रूप से आते हैं। और तीसरा है एकांत काव्य, ये आप देख लीजिएगा। वैसे इसके लिए कोई रचना नहीं मिलती है। सबसे मूल हैं महाकाव्य और खंड काव्य। अब देखते हैं हम सबसे पहले महाकाव्य। महाकाव्य है क्या? महाकाव्य को इंग्लिश में बोलते हैं हम एपिक। क्या बोलते हैं? महाकाव्य को इंग्लिश में बोलते हैं एपिक। तो ये हमें पता रहना चाहिए, इंग्लिश में महाकाव्य को एपिक बोला जाता है। अब देखिए महाकाव्य का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अर्थ बोलें तो महान काव्य अर्थात विशाल काव्य। ऐसा काव्य जो जिसमें काफ़ी हद से ज़्यादा अधिकतर रचना और छंद युक्त रचना की गई हो। और प्रबंध काव्य में कहानी तर कहानी उसमें बढ़ाते-गढ़ाते उसे एक महाकाव्य विशाल काव्य के रूप में उसे रच दिया गया हो, वो क्या होगा? महाकाव्य होगा। आइए इसकी परिभाषा भी देते हैं। परिभाषा कहती है महाकाव्य के लिए अंग्रेजी में एपिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये पता रहना चाहिए। महाकाव्य के लिए अंग्रेजी में क्या है? इसके लिए एपिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। महाकाव्य भारतीय साहित्य की सर्वश्रेष्ठ प्राचीन एवं लोकप्रिय विधा है। ये भारतीय साहित्य की सर्वश्रेष्ठ प्राचीन एवं लोकप्रिय विधा क्या है? महाकाव्य है। क्योंकि जो पहले क्या हुआ करता था, जो पहले के जो रचनाकार थे, संस्कृत आचार्य थे, वो हमेशा महाकाव्यों की ही रचना किया करते थे। वो क्योंकि सर्गबद्ध रचनाएँ हुआ करती थी, इसलिए महाकाव्यों की रचना किया करते थे। जैसे किराता अर्जुनीयम, ये भी है।
किसका है? क्रता अर्जुनीयम है। ये एक महाकाव्य है। अब देखिए संस्कृत में, अब आइए महाकाव्य कहते कैसे हैं, ये एक परिभाषा और है। वह काव्य जिसमें महान चरित्र वह काव्य जिसमें महान चरित्र, महान उद्देश्य, महान गरिमामय उदात्त शैली होती है, उसे महाकाव्य कहते हैं। क्या है? वह काव्य जिसमें महान चरित्र, महान उद्देश्य, महान गरिमामय उदात्त शैली होती है, उसे महाकाव्य कहते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखना क्या होता है, महान चरित्र होना चाहिए, महान उद्देश्य होना चाहिए और गरिमामय उदात्त शैली होनी चाहिए। वह क्या होगा, इन सभी विशेषताओं से रचा हुआ इतिहास जो रचना होगी वो क्या होगी, महाकाव्य होगी। आगे अब इसमें देखिए इसके लक्षण की बात करते हैं कि इसके लक्षण या इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इसकी प्रवृत्तियां क्या हो सकती हैं महाकाव्य की। पहली विशेषता देखिए, पहली विशेषता क्या है महाकाव्य के संबंध में, महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिए। महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिए। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, ये अनिवार्य है। और सर्गों का नामकरण कथा के आधार पर होना चाहिए और प्रति एक सर्ग के अंत में आगामी कथा की सूचना होनी चाहिए, क्योंकि आने वाली कथा से जब आप परिचित नहीं होंगे तो जो पिछली वाली कविता है उसका भाव अगले वाली कविता से कैसे आप जोड़ पाएंगे। ये इसमें कहने का मूल उद्देश्य यही है कि जो आगने वाली कथा होगी उसको क्या किया जाए, जो पिछले वाले सर्ग है उसमें उसका कुछ सारांश के आधार पर उसे बता दिया जाए। तो ये महाकाव्य की एक ये भी एक विशेषता है। अगली मूल विशेषता ये है कि महाकाव्य का जो नायक है देवता या उच्च कुल में उत्पन्न धीरोदात्त गुणों से संपन्न होना चाहिए। अच्छा, जो नायक है, नायक कितने प्रकार का होता है ये पता होना चाहिए कि धीरोदात्त है, धीरोदत्त है, धीरो ललित है, धीर प्रशांत है, ये जैसे प्रशांत ये भी है। तो धीरोदात्त गुणों से संपन्न होना चाहिए उसका नायक, और उच्च कुल से उत्पन्न, और नायक कैसा हो, देवता या उच्च कुल का नायक हो, वो जो धीरोदात्त गुणों से संपन्न होना चाहिए। ये महाकाव्य के नायक की विशेषता है। अब आइए इसकी अगली विशेषता की बात करते हैं महाकाव्य की। महाकाव्य का कथान जो है, महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक कैसा होना चाहिए, महाकाव्य का कथानक की बात चल रही है। महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक, पौराणिक या लोक प्रसिद्ध होना चाहिए, क्योंकि जो कथानक है या तो आपका ऐतिहासिक होगा या पौराणिक होगा या लोक प्रसिद्धि होगा, वो क्या होगा आपका महाकाव्य के मूल कथानक होगा। अगला अगला जो मूल बिंदु है आप देखिए का महाकाव्य के संबंध में, महाकाव्य का प्रधान रस श्रृंगार वीर शांत होना चाहिए। अब यहाँ बात कर रहे हैं महाकाव्य है उसमें जो प्रधान रस है, रस में कौन कौन सा श्रृंगार मूल रूप से होना चाहिए, क्या है, एक तो श्रृंगार है और वीर है, शांत रस है। ये 3 रस हैं मूल रूप से महाकाव्य में होने ही चाहिए, क्योंकि तभी ये प्रचुरता महाकाव्य के अंतर्गत दिखेगी। और 8 सर्गबद्धों में क्या होना चाहिए, महाकाव्य लिखा होना चाहिए। ये उसकी भी एक मूल विशेषता है कि सर्गबद्ध होना चाहिए और कम से कम उसमें 8 सर्ग होने चाहिए। ये कहना है महाकाव्य के संबंध में। और उसमें सभी रसों का चित्रण भी होना चाहिए, पर मूल रूप से प्रधानता दी गई है 3 रसों को, श्रृंगार वीर शांत। और श्रृंगार वीर शांत रस के साथ साथ सभी रसों का भी क्या होना चाहिए, उसमें चित्रण होना चाहिए। ये रसों के संबंध में हुआ महाकाव्य के बारे में। अगला जो देखिए बिंदु है, इसके जो लक्षण है, विशेषता है, महाकाव्य का उद्देश्य धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए होना चाहिए। ये है विशेष उद्देश्य। क्या है इसका, ये उद्देश्य को भी पता होना चाहिए कि महाकाव्य का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की सिद्धि होना चाहिए, इसके लिए इसका महाकाव्य का उद्देश्य है। अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु है जो विशेषता है, महाकाव्य का आरंभ मंगलाचरण अथवा आशीर्वचनों से होना चाहिए। जो महाकाव्य है उसका जो शुरुआत है या फिर आरंभ है कैसे मंगलाचरण या आशीर्वचनों से होना चाहिए, ये भी एक इसकी विशेषता है। आगे देखिए अगला है, महाकाव्य में दुष्टों की निंदा होनी चाहिए तथा सज्जनों की प्रशंसा होनी चाहिए। ये आपकी उसकी भी एक मूल विशेषता है महाकाव्य की, कि महाकाव्य वही होगा जो उच्च कुल का नायक होगा, देवता होगा या धीरोदत्त नायक होगा, वो इसकी मूल विशेषता है। और तभी ये संभव हो पाएगा कि दुष्टों की क्या होगी, दुष्टों की निंदा होनी चाहिए और सज्जनों की प्रशंसा होनी चाहिए। ये महाकाव्य की विशेषता के अंतर्गत आता है। अब देखिए महाकाव्य में, महाकाव्य का नामकरण नायक या नायिका या वृत्ति के आधार पर हो, ये एक इसकी विशेषता है कि जो महाकाव्य है उसका नामकरण होगा वो किसके नायक या नायिका या व्रत के आधार पर होगा। यह भी एक विशेषता है इसकी। अगली जो विशेषता है, महाकाव्य में वर्णन विविधता होनी चाहिए। कैसी, महाकाव्य में वर्णन विविधता होनी चाहिए तथा सभी ऋतुओं का वर्णन होना चाहिए। ये विशेषता है कि सभी ऋतुओं का वर्णन होना अनिवार्य है और वर्णों की विविधता होना भी अनिवार्य है। ये विशेष बात है इसकी। अगली महाकाव्य की विशेषता है कि महाकाव्य की भाषा पात्रा अनुकूल होनी चाहिए। जैसे उस महाकाव्य में पात्र होंगे उन्हीं के अनुकूल ही कैसी महाकाव्य की
और पात्रों की भाषा होगी उन्हीं के अनुकूल भाषा होनी चाहिए। महाकाव्य में तत्कालीन संस्कृति की झलक भी विद्यमान होनी चाहिए। जो वहाँ की संस्कृति है, कल्चर है, वहाँ का जो स्वरूप है, जो उसका क्या कहना है, तत्कालीन की झलक भी होनी चाहिए विद्यमान उसमें। इसमें महाकाव्य में संस्कृति की जो उसका वहाँ कल्चर है वो। अब देखिए अगली जो विशेषता है महाकाव्य की, कहना है कि महाकाव्य में जीवन के संपूर्ण पक्षों का चित्रण होना चाहिए। महाकाव्य है, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन के पक्षों का चित्रण होना चाहिए, ये सबसे बात है। अगली जो मूल विशेषता है महाकाव्य के संबंध में, महाकाव्य सुखांत होना चाहिए, महाकाव्य में उदात्त भाव होना चाहिए। महाकाव्य का जो अंत है कैसा होना चाहिए, सुखांत होना चाहिए, और महाकाव्य में उदात्त भाव होना जरूरी है, ये होना चाहिए महाकाव्य में। महाकाव्य के अंगी रस की बात मैं कर चुका हूँ आपसे अभी ऊपर। महाकाव्य के अंगी रस इसमें महाकाव्य के लिए सिर्फ 3 ही हैं, और बाकी सभी रसों का भी क्या होना चाहिए, उसमें चित्रण होना चाहिए। मूल रस महाकाव्य में 3 को वह हैं, कौन है, श्रृंगार रस है, और शांत रस है, और वीर रस है। ये महाकाव्य के संबंध में क्या हुआ, उसके काव्य विशेषता लक्षण अर्थात ये चीज़ हुई। अब आगे देखिए महाकाव्य हुआ, महाकाव्य के अब हम तत्वों की बात करते हैं। महाकाव्य के तत्व होते हैं, पहला है कथानक। कथानक है महाकाव्य के तत्वों की बात कर रहे हैं। पहला है कथानक, दूसरा है चरित्र चित्रण, तीसरा है युग चित्रण, चौथा है आपका रस भाव, 5 नंबर है आपका छंद योजना, 6 नंबर है आपकी भाषा शैली, और 7 नंबर है उद्देश्य। ये है महाकाव्य के तत्व। कितने हैं, 7 तत्व हैं महाकाव्य के, और इन्हीं के आधार पर महाकाव्य की रचना होती है। और ये हमें विशेष रूप से पता रहना चाहिए कि महाकाव्य के तत्व क्या हैं। कथानक है, चरित्र चित्रण है, युग चित्रण है, रस भाव है, छंद योजना है, भाषा शैली है, उद्देश्य है। ये महाकाव्य के तत्व हैं। आइए कथानक, कथानक की बात करते हैं। पहला तत्व है कथानक। कथानक में, कथानक ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध मुख्य कथा के साथ गौण कथाएं, जो गौण कथाएं होती हैं, कथाएं कथानक सर्गों में विभक्त हों, ये उसकी कथानक की विशेषता है। कि कथानक कैसा होना चाहिए, ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध मुख्य कथा के साथ गौण कथा और गौण कथाएं हों, कथानक सर्गों में विभक्त हो, ये क्या है, कथानक की विशेषता है महाकाव्य की। आगे देखिए महाकाव्य के चरित्र चित्रण में कैसा होना चाहिए, नायक देवता या उच्च कुल से संबंधित होना चाहिए, धीरोदात्त हो, धीरोदात्त हो, अधर्म का नाश करने वाला हो, और प्रतिनायक का भी महाकाव्य में समावेश हो। प्रतिनायक अर्थात खलनायक का भी इसमें क्या हो, समावेश हो, अधर्म का नाश करने वाला हो, और धीरोदात्त नायक हो, और नायक नायक ऐसा हो, देवता या उच्च कुल से संबंधित रखने वाला होना चाहिए। आगे देखिए युग चित्रण की बात करें, जो युग चित्रण होगा महाकाव्य में, महाकाव्य में चित्रित घटनाओं पर युग का प्रभाव हो, तत्कालीन संस्कृति की झलक हो, यह है महाकाव्य की बात। आइए रस भाव की बात करें। महाकाव्य में मैंने बताया अभी आपको, श्रृंगार, वीर, शांत, ये मुख्य रूप से प्रधानता 3 रस की ही है, और सभी रसों का जो समावेश होना चाहिए, उदात्त भाव होना चाहिए, ये मूल विषय भी है इसका, कि सभी रसों का भी चित्रण होना चाहिए। श्रृंगार, वीर, शांत, ये मूल प्रधान 3 रस हैं, इनका भी चित्रण होना अनिवार्य है, और उदात्त भाव होना भी अनिवार्य है। आगे जो छंद योजना है, छंद योजना कैसी होनी चाहिए महाकाव्य में, प्रत्येक सर्ग में एक छंद हो, सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन हो, ये छंद की योजना होनी चाहिए महाकाव्य के अंतर्गत। क्या प्रत्येक सर्ग में एक छंद हो, सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन हो, ये छंद योजना महाकाव्य की विशेषता है। अगली जो विशेषता है 6 नंबर है भाषा शैली। ये महाकाव्य में भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, गरिमामय उदात्त से युक्त होनी चाहिए भाषा शैली। महाकाव्य में जो भाषा शैली होनी चाहिए, गरिमामय उदात्त से युक्त होनी चाहिए। अच्छा महाकाव्य का मूल उद्देश्य, जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, कहने का ये तात्पर्य यह है कि महाकाव्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की सिद्धि या महान उद्देश्य करने वाला होना चाहिए। तो ये महाकाव्य का उद्देश्य क्या होगा, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की सिद्धि या महान उद्देश्य करने वाला होना चाहिए, यह है महाकाव्य का उद्देश्य। ये सभी बातें हुई महाकाव्य के संबंध में। अब देख रहे हैं हम खंड काव्य। अब खंड काव्य क्या है, खंड काव्य का अर्थ क्या है, ये हम देखेंगे स्पष्ट रूप से। अच्छा खंड काव्य देखिए, खंड काव्य का अर्थ देखिए, खंड काव्य प्रबंध काव्य का लघु रूप है। अब देखिए जो खंड काव्य है, प्रबंध काव्य क्या क्या है, लघु रूप है। उसी रूप में हम महाकाव्य की बात करें तो महाकाव्य क्या है, वो दीर्घ रूप है, किसका, प्रबंध काव्य का। क्योंकि खंड काव्य क्या है, ये प्रबंध काव्य का एक लघु रूप है, लघु अर्थात छोटा रूप है। इसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन वर्णन अंग या पक्ष का चित्रण होता है। और महाकाव्य में क्या होता है, एक घटना के बाद दूसरी घटना पर्यंतर जुड़ती जाती है उसमें। और खंड काव्य में ऐसा नहीं होता है, खंड काव्य में सिर्फ ऐसा होता है, जीवन की किसी एक घटना का वर्णन या अंग या उसके पक्ष का ही चित्रण होता है, किसमें, खंड काव्य में। और ये प्रबंध काव्य का क्या है, लघु रूप है, ये विशेषता इसकी है, याद रखिएगा।
आइए खंड काव्य के हम लक्षण या विशेषता जो हैं उनकी हम बात करते हैं खंड काव्य के संबंध में। खंड काव्य में देखिए सबसे पहले बात आती है, यह प्रबंध काव्य का लघु रूप है। पूछ लिया जाएगा आपसे प्रबंध काव्य का लघु रूप क्या होता है? खंड काव्य है, ये आपको याद रखना है। 2 नंबर है अगला देखिए, इसमें जीवन के किसी एक मार्मिक पक्ष का वह घटना अंग का चित्रण सीमित रूप में होता है। इसमें क्या होता है खंड काव्य में, जीवन के किसी एक पक्ष का मार्मिक अंग का या घटना का चित्रण जो होता है वो सिर्फ सीमित मात्रा में होता है, ये याद रहना चाहिए। और इसका जो कथानक है कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त कथानक होना चाहिए। और खंड काव्य अपने आप में संपूर्ण होता है। महाकाव्य क्या होता है, कहीं सर्गबद्ध होते होते क्या होता है, एक विशाल रचना के रूप में वो क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है। और खंड काव्य क्या होता है, उसका कथानक तो संक्षिप्त होता है और खंड काव्य अपने आप में संपूर्ण होता है। ये विशेषता है खंड काव्य की। और खंड काव्य की जो अगली विशेषता लक्षण है उसका, प्रासंगिक कथाओं का प्रायः अभाव होता है इसमें। जो प्रासंगिक कथाएं हैं, जो आगे चल के जैसे अभी जो कथानक है आज से 50 साल बाद जो वो रचना होगी वो प्रासंगिक रूप में होगी, पर ऐसी प्रासंगिकता की जो खंड काव्य में वो क्या होती है, वहाँ अभाव रहता है ऐसी चीज़ का। तो यही कहना है कि प्रासंगिक कथाओं का खंड काव्य में क्या होता है, अभाव होता है। आगे अगला जो इसमें लक्षण है वो है सर्ग विभाजन अनिवार्य नहीं है इसमें, कि महाकाव्य में सर्ग विभाजन अनिवार्य है, वो भी कम से कम 8 सर्गबद्धों में महाकाव्य होना चाहिए। और यहाँ ऐसा नहीं है, खंड काव्य क्या है, सर्ग विभाजन अनिवार्य नहीं है खंड काव्य में। और इसका उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य महाकाव्य के समान धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि, इसका उद्देश्य वही है, महाकाव्य के समान धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करना। और एक ही रस की प्रधानता है इसमें, सिर्फ एक ही रस की प्रधानता है। और जो भी रस हैं आपके भरतमुनि के अनुसार 8 हैं, और जैसे कि बढ़ा दिया 9 रस हैं और कुछ मिल जाते हैं 11 रस हो जाते हैं मूल रूप से। तो यहाँ देखा जाए तो इसमें खंड काव्य में सिर्फ एक ही रस रहता है और महाकाव्य में सभी रसों का वर्णन होता है। और वहाँ महाकाव्य में 3 रस मुख्य रूप से आते हैं, कौन? श्रृंगार रस आता है, वीर रस आता है, शांत रस आता है। और खंड काव्य में सिर्फ किसी एक रस का ही उसमें वर्णन रहता है। और इसमें क्या होता है, उसमें महाकाव्य में मंगलाचरण और आशीर्वचन आवश्यक होता है और खंड काव्य में मंगलाचरण एवं आशीर्वचन आवश्यक नहीं होता है, ये आपको विशेष यह ध्यान रखना है। खंड काव्य में कोई मंगलाचरण नहीं होता है और ना ही आशीर्वचन होता है खंड काव्य में। ये सिर्फ प्रधानता है, मंगलाचरण और आशीर्वचन कहाँ होता है, वो महाकाव्य में होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। अगला जो कथन है वो देखिए खंड काव्य के तत्वों की बात करते हैं। हमने पीछे देखे महाकाव्य के तत्व, अब देख रहे हैं खंड काव्य के तत्व। खंड काव्य के तत्वों में देखें कथा वस्तु, खंड काव्य की क्या है, कथा वस्तु क्या है? कथा वस्तु संक्षिप्त जीवन के किसी एक पक्ष या घटना का चित्रण, प्रासंगिक कथाओं का अभाव, सर्ग विभाजन जरूरी नहीं, ये कथानक जरूरी है इसका। खंड काव्य में क्या है, संक्षिप्त जीवन के किसी एक पक्ष या घटना का चित्रण होना चाहिए, प्रासंगिक कथाओं जो प्रासंगिक कथाएं हैं उनका क्या होना चाहिए, खंड काव्य में अभाव रहना चाहिए। और सर्ग विभाजन जरूरी नहीं है खंड काव्य में, ये कथा वस्तु के अंतर्गत आता है, कथानक के अंतर्गत आता है। अगला बिंदु है, इसमें जो तत्व है चरित्र चित्रण, खंड काव्य का जो चरित्र चित्रण एक अंश की ही झलक हो, पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए, ये खंड काव्य के तत्व। आगे देखिए संवाद, अच्छा खंड काव्य का जो संवाद है, संवाद कैसा होना चाहिए, संवाद खंड काव्य में संक्षिप्त, सरल, रोचक हो, कथानक को गति देने वाले हों। ये स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि कथा जो खंड काव्य है, खंड काव्य का जो संवाद है, संवाद कैसा होना चाहिए, संवाद संक्षिप्त होना चाहिए, सरल होना चाहिए, रोचक होना चाहिए और क्या होना, कथानक को गति देने वाला होना चाहिए, या खंड काव्य का संवाद। अगला जो तत्व है देश काल वातावरण, देश काल वातावरण की स्थिति कैसी रहनी चाहिए, खंड जो खंड काव्य है उसमें विशद चित्रण नहीं, पात्रों के माध्यम से व्यक्त हो, विशद चित्रण नहीं, पात्रों के माध्यम से ही व्यक्त हो, ये देश काल वातावरण है। और रस की कैसी अनुभूति रहनी चाहिए खंड काव्य में, एक ही रस की प्रधानता रहती है, जो कि कोई भी रस उसमें रह सकता है। अच्छा भाषा शैली कैसी रहती है खंड काव्य की, भाषा शैली रहती है खंड काव्य की गरिमामय एवं उदात्त से युक्त, और ये कैसी होती है, प्रसंगानुकूल होती है, ये भाषा शैली की विशेषता है खंड काव्य के लिए। अच्छा खंड काव्य का जो उद्देश्य है वो क्या रहता है, सेम वही खंड काव्य का और महाकाव्य का उद्देश्य, मूल उद्देश्य एक ही रहता है, जो दोनों का समान है। तो जो खंड काव्य का उद्देश्य है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि, आदर्श की स्थापना, ये है खंड काव्य का उद्देश्य। ये हुए आपके आज की क्लास में महाकाव्य और खंड काव्य के रूप में विशेष अंतर। आज की क्लास से आपको बहुत लाभ हुआ होगा, इसी श्रेणी में आपको धन्यवाद। और आपने अब तक अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और इसी श्रेणी में मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है।